यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जवाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल सक्सेस की उड़ान में। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक और प्रैक्टिस सेट जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। काफ़ी दिनों से प्लान कर रहा था आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, बट बिजी शेड्यूल की वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये आपको मुझे बताना है। किंतु कृषि नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम, सिकंदर वक्त, लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था और उनका मानना था कि कृषि जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए और इवन हमारे देश की आजीविका के लिए भी। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने 1947, ये स्टेटमेंट उन्होंने कब दिया था दोस्तों? ये स्टेटमेंट उन्होंने 1947 में दिया था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं। और अगर आपको याद हो तो हमारी जो पहली जो आपकी लाइक उन्होंने प्लानिंग दी थी, ठीक है, जो योजना आयोग हमारा था, ठीक है, उसमें जो पहली योजना थी हमारी पंचवर्षीय योजना, तो उसमें यही कहा गया था कि जो कृषि हमारी है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहली कृषि योजना का जो बेसिकली लक्ष्य रखा गया था तो वो कृषि का लक्ष्य ही रखा गया था। ठीक है, कृषि उद्योग को बढ़ावा देना। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 की बात करेंगे। चलिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दोस्तों आपको अगर पता हो तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो हमारी गैस कनेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, ये योजना दोस्तों 1 मई 2016 को प्रारंभ हुई। 1 मई 2016 को प्रारंभ हुई। ठीक है, तो ये जो योजना है दोस्तों ये हमारी सरकार की योजना है। ठीक है, और ये योजना शुरू दोस्तों कहाँ से की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू की गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू की गई थी। ठीक है, और अभी कौन सा वर्जन चल रहा है इसका दोस्तों? तो 2.0 की शुरुआत हुई है 2021 में। और ये कहाँ से की गई दोस्तों? तो ये महोबा से की गई है। ठीक है, 2.0 कहाँ से शुरू की गई? तो महोबा से शुरू की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करेंगे। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों इसमें जो गेहूं का प्रोटीन होता है दोस्तों, ठीक है, गेहूं में जो प्रोटीन होता है दोस्तों उसकी जो मात्रा होती है बेसिकली 8 to 15% होती है। कितना होता है दोस्तों? 8 to 15% होता है। ठीक है, तो इस रेंज में हमारा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें कौन सा वाला ऑप्शन मिलेगा बताइए दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब वो हमारा 12% होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें प्रोटीन की दोस्तों, तो प्रोटीन इसमें कितना होता है? चलिए बताइए, प्रोटीन कितना है दोस्तों? तो 65 to 70% के आसपास इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है हमारा। अगर हम इसमें बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स कितना होता है? तो 1.5% इसमें क्या होते हैं? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये गेहूं के विषय में कुछ जानकारी है, आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली आपको प्रोटीन का ध्यान रखना है क्योंकि प्रोटीन जो है वो इसमें कितनी है? 18 to 15%। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 की बात करेंगे। भारत में कुल कितने गांव हैं? जैसा कि आपको पता है भारत हमारा कैसा है? ये ग्राम प्रधान देश है। ठीक है, गांवों से मिलकर बना है। तो भारत में कुल कितने गांव हैं ये आपसे पूछा गया। तो रजिस्टर्ड अगर हम बात करें, लिखित डाटा की बात करें हम, तो 6,40,930 गांव जो हमारे हैं वो माने गए हैं कि हमारे भारत में इतने गांव हैं। ठीक है, 6,40,930। ठीक है, और ये किसने बताया है दोस्तों? तो विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ये बताया गया है। तो ये डाटा दोस्तों है कब का? बेसिकली तो डाटा दोस्तों 2018 का है। ठीक है, 2018 के डाटा के अनुसार जो है वो हमारा इतना है। ठीक है, और अगर आप बात करें ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या कितनी है भारत में, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी जनसंख्या रहती है दोस्तों? तो ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो कितना है? 68% जो हमारे ग्रामीण हैं वो मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं लोग। ठीक है, 68% के अराउंड। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के निवासी है बेसिकली वो तो अच्छे से जानते होंगे, और बाकी इतना प्रसिद्ध है कि बाहर के लोग भी इसको अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो वो हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए? दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है, दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये एक्चुअली विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, कैसा है, विश्व प्रसिद्ध। अब अगर हम बात करें कि सहारनपुर का दोस्तों कौन सा आम जो है वो प्रसिद्ध है, तो सफेदा और चौसा, सफेदा और चौसा। जबकि अगर हम बात करें इलाहाबाद की, तो सफेदा वहां पे अमरूद को बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेरठ और बागपत का रटौल, ठीक है, मेरठ और बागपत का रटौल। तथा अगर हम बात करें वाराणसी की, तो वहां का लंगड़ा आम बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, तो ये आम की कुछ विशेष जानकारी थी जो मैंने आपको दी, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है। ठीक है, पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है, मतलब पुरुषों से महिलाएं क्या हैं, ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की रिपोर्ट है। ठीक है, जौनपुर जिलों में क्या है, लिंगानुपात आपका ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का जो लिंगानुपात है दोस्तों वो कितना है, 1024 है, 1024 है। ठीक है, तो ये लिंगानुपात क्या है, हमारा सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए बात करेंगे आगे हम क्वेश्चन नंबर 82 की। अंबेडकर नगर अंबेडकर विशेष रोजगार योजना ABRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता की सब्सिडी धनराशि क्या है दोस्तों। ठीक है, तो वो कितनी है हमारी बताइए, तो 25% और 7500 है ये। ठीक है, ये फैक्ट बेस्ड डाटा है, ये आपको ध्यान रखना होगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, ABRY के अंतर्गत जो सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम सहायता कितनी है, तो वो 25% 7500 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहेलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। ठीक है, ये पश्चिमी भाग और रोहेलखंड मतलब बरेली वाले रीजन की बात हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी बोली जाती है आप मुझे बताएंगे। यहाँ पे खड़ी भाषा बोली जाती है बेसिकली, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए इसमें आपको बता दूं तो जो रोहेलखंड और ऊपरी दोआब है उसमें कौन सी है, खड़ी भाषा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली, फर्रुखाबाद, रामपुर, ठीक है, ये हमारे क्या है, रोहेलखंड के एरिया है, इनको आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं, बरेली, फर्रुखाबाद, रामपुर को ही हम लोग क्या कहते हैं, रोहेलखंड एरिया कहते हैं। अगर हम बात करें अवधि की, तो इसमें अवधि भाषा आपकी दी है सी पार्ट में, आप देखेंगे यहाँ पे। तो अवधि दोस्तों उसका कौन सा रीजन है, तो लखनऊ, प्रतापगढ़, फैजाबाद, और इनमें कौन सी भाषा बोली जाती है, तो अवधि। अवध में राम आए हैं, आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये वही फैजाबाद वाला एरिया है हमारा, लखनऊ, प्रतापगढ़, फैजाबाद। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे ब्रजभाषा की, तो ब्रजभाषा तो आप जानते हैं सभी, ब्रजभाषा हमारा मथुरा से रिलेटेड है, तो मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, इनमें हमारी ब्रजभाषा बोली जाती है। और बुंदेलखंडी, बुंदेलखंड वाले एरिया जो हमारा है, आपने एक कविता भी सुनी होगी। ठीक है, बुंदेले हरवोलों के मखतूने सुनी कहानी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी होगी। ठीक है, तो ये झांसी, ग्वालियर और जालौन वाला एरिया है। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड वाला एरिया है जहाँ पे हमारा कौन सा बोला जाता है, बुंदेलखंडी बोली जाती है। ठीक है, ये डाटा आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। NREGP, ठीक है, NREGP का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है ये, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम हमारा है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दोस्तों रोजगार योजना है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को लागू की थी। ठीक है, ये किसकी देन है दोस्तों, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। और 2 फरवरी 2006, ठीक है, 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापाली गांव से प्रारंभ की थी। ठीक है, और ये योजना जब स्टार्टिंग में शुरू की गई थी तो इसका ट्रायल जो था वो 200 विलेजेस से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इसको फिर उसके बाद में बदल कर क्या कर दिया गया था, इसको मनरेगा के नाम से कर दिया गया था। ठीक है, मनरेगा के नाम से कर दिया गया था। और इसमें क्या किया गया कि 100 दिन तक आपको गारंटी रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा मनरेगा में बदल दिया गया था इसको। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा इसका नाम बदल के महात्मा गांधी मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, चलिए तो ये आपका वही कार्यक्रम है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की बात करेंगे। एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है। ठीक है,
तो कृषि जो है, कृषि का जो खेत है जहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं बेसिकली, तो उसको मापने की सर्वोत्तम विधि आपकी कौन सी बताई गई थी, बताइए। सर्वोत्तम विधि उसकी होती है जरीब। ठीक है, किससे करते हैं हम लोग, जरीब से करते हैं। ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ये जरीब ही बेस्ट मेजरमेंट उपकरण माना गया है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट माना गया है। ठीक है, तो ये जरीब की अगर हम लोग बात करें तो जरीब लगभग कितने गज का होता है, तो लगभग ये 55 गज का होता है, 55 गज का होता है हमारा। ठीक है, तो और जरीब जो है वो जरीब से ही मेजर करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, जरीब के वर्ग को 1 बीघा कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 86 की बात करेंगे। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था। ठीक है, तो ये तो आप जानते ही होंगे, और वो उसके क्या थे, अध्यक्ष भी थे। तो कौन थे ये, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, ये हमारे थे जिनकी इसके ऊपर पंचायती राज को लागू किया गया था। ठीक है, तो बलवंत राय जो हमारी मेहता समिति है दोस्तों, ये 1957 में क्या किया था, इसमें अपनी रिपोर्ट को दिया था। ठीक है, और उसके बाद इसको पंचायती राज में किया गया था। तो ये जो हमारा है पंचायती राज व्यवस्था जो है, ठीक है, इनकी सबसे पहले कहाँ पे लागू की थी, तो राजस्थान के नागौर में की गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। पंचायती राज को डैश 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 के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। ठीक है, तो पंचायती राज को हमारा जो है वो दोस्तों भारत के 73वें संविधान संशोधन, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है, 73th संशोधन किया गया था। ठीक है, उसके अंतर्गत इसको स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये कब हुआ था हमारा, कब प्रदान किया गया था संशोधन, 24 अप्रैल 1993 से क्या होता है, ये प्रभाव में आ गया था। कब से प्रभाव में आ गया था बताइए, तो ये हमारा 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आ गया था। ठीक है, तो ये 92 में हुआ था और 93 से किसमें आ गया था, ये इफेक्ट में आ गया था। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है, 243 जी। ठीक है, आर्टिकल 243 जी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 243 जी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 88 की बात करेंगे यहाँ पे। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कथन दिए हैं आपको और इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि गाँव का देश है। ठीक है, और यहाँ पे जो पंचायत व्यवस्था है ये आज का नहीं है दोस्तों। पंचायत व्यवस्था हमारी जो है वो बहुत ही क्या है, पुरानी है। ठीक है, पंचायत व्यवस्था हमारी क्या है, बहुत पुरानी है। चलिए, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि 24 अप्रैल 1993 से ये प्रारंभ हुआ, मतलब प्रभाव में आया था। तो यही वाला गलत है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, त्रिस्तरीय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी को उसके महत्व को बढ़ाता है, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि इस सिचुएशन के हिसाब से क्या है, सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें डेट जो है वो गलत दी है, 15 अगस्त नहीं है यहाँ पे, 24 अप्रैल है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है, तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। तो कौन संबंधित है, तो पंचायती राज पद्धति जो है वो हमारी तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है, पंचायती राज पद्धति। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव की अगर हम बात करें तो उनके कार्यकाल में पारित हुआ था कौन सा, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, 73वें में हमारा क्या है, 73वें में हमारा पंचायत है और 74वें में हमारा नगर पालिका है। ठीक है, तो ये हमारा वहाँ से निकल के आया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 90 की बात करेंगे। भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, तो बताइए इसका कोई उल्लेख है क्या, कथन सही है। योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है, योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो आप बताइए संविधान में कोई उल्लेख है या नहीं है। ठीक है, आप विचार कीजिए, मैं आगे चलता हूँ। इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है।
ठीक है। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है और उपर्युक्त सभी। तो बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। दोस्तों ये बात बिल्कुल ठीक है कि योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है। तो इसके उपाध्यक्ष एवं इसका संविधान में कोई उल्लेख है ही नहीं बेसिकली। ठीक है, ये संविधान के बाहर की बात है। ठीक है। इसको अभी जैसे अपना नीति आयोग चल रहा है तो उसको थिंक टैंक बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा योजना आयोग था पहले। ठीक है, और ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। तो दोस्तों इसका कार्यकाल निश्चित होता है। ठीक है, इसका कार्यकाल क्या होता है, वो निश्चित होता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा इसके हिसाब से गलत है ये। ठीक है, इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है, बिल्कुल है निर्धारित, और ऊपर सभी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये वाला हमारा क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो गया हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि ये बात सही है कि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 की बात करेंगे। आर्थिक नियोजन विषय है, तो आर्थिक नियोजन संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, संवर्ती सूची का विषय है, या किसी विशेष सूची से उल्लेखित नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे तो ये दोस्तों किसका है। तो आर्थिक नियोजन हमारा जो दोस्तों है वो संवर्ती सूची का विषय है। संवर्ती सूची क्या होती है दोस्तों, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के कानूनों का सम्मिलन होता है, दोनों की ही नीतियों का वो एक मिश्रण होता है। ठीक है, दोनों का ही उस पर अधिकार भी होता है। ठीक है, संघ सूची का मतलब है जो केंद्र के दायित्व हैं, केंद्र के जो विषय हैं जिस पे केंद्र प्रकाश डालेगा वो संघ सूची में आते हैं। इसमें राज्य के जो अधिकार हैं या राज्य की जो सूची है, ठीक है, या राज्य जो उस पर अपना अपने रूल्स फॉलो कराएगा, ठीक है, वो राज्य सूची में आते हैं, और जो इसमें दोनों को ही फॉलो कराते हैं वो हमारा संवर्ती सूची होती है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि आर्थिक नियोजन जो हमारा है वो किसका विषय है, संवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 92। गेहूं में बौनेपन के लिए जीन है। ठीक है, गेहूं में जो बौनापन होता है उसके लिए कौन सा जीन है दोस्तों, तो वो हमारा कौन सा होता है बताइए। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो नोरिन 10 जो हमारा है वो ऐसे जीन है जो गेहूं के बौनेपन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, नोरिन 10। चलिए 93 की बात करेंगे। भारत में कृषि मूल्य आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो बताइए 51, 56, 65 और 71। ठीक है, 1971। तो कब किया गया था ये, तो बताइए। तो 1965 जो हमारा किसके साथ युद्ध चल रहा था दोस्तों, जो हमारा चीन के साथ युद्ध चल रहा था। ठीक है, चलिए तो कृषि मूल्य एवं आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो 1965 में किया गया था। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, 1965 में गठित किया गया था। ठीक है, और एमएसपी भी यही डिसाइड करता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसको, एमएसपी भी यही डिसाइड करता है हमारा एमएसपी। ठीक है, और एमएसपी कितनी फसलों के लिए है दोस्तों, तो 24 फसलों के लिए एमएसपी हमारा निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 94। ये तो आपको पता ही है, ऑपरेशन फ्लड सेकंड का निम्न में से किससे संबंध है। ऑपरेशन फ्लड सेकंड का निम्न में से किससे संबंध है। ठीक है, तो किससे है बताइए। ऑपरेशन फ्लड हमारा क्या है, दुग्ध आपूर्ति से रिलेटेड था, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड योजना दोस्तों देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। ठीक है, और ये योजना हमारी श्वेत क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, 3 चरणों तक चली थी योजना, कब से कब तक बताइए, 1970 से 1978। पहला चरण हमारा है स्टेज 1 जो है दोस्तों 1970 से कब तक चली थी, तो 1978 तक। ठीक है, दूसरा चरण इसका कब से कब तक चला था दोस्तों, तो इसका जो दूसरा चरण है दोस्तों वो 1978 से 1985 तक चला था। तीसरा चरण दोस्तों इसका कब चला था, तीसरा चरण दोस्तों इसका है 1985 से 1994 तक। तो ये 3 चरणों में चली है। तो यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड सेकेंड चरण की बात कर रही है, तो 1978 से 1985 तक चला था, वो 3 चरणों में ही हुई थी। ठीक है, तो इसकी वजह से हुआ क्या कि दुग्ध उत्पादन भी बढ़ गया, और भारत में हम लोग प्रथम दुग्ध उत्पादक देश हैं। ठीक है, हम सबसे ज़्यादा दुग्ध का उत्पादन करते हैं पूरे विश्व में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
तो ये ऑपरेशन फ्लड की देन है, ठीक है। और इसके जो लाइक ऑपरेशन फ्लड को चलाने वाले या करने वाले इसके अध्यक्ष कौन थे, एक तरीके से संस्थापककर्ता कौन थे, तो वो हमारे डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 95 की। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? अरहर, तुअर दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये दाल है, चना, मक्का और धान, ठीक है। तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, आपको मुझे वो बताना है, ठीक है। तो चना दोस्तों जो होता है हमारा, चना ये हमारा कैसा है, ये खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है। ये कैसा है, खरीफ की फसल नहीं है। बाकी आपका अरहर, मक्का, धान ये सब हमारे क्या है, खरीफ की फसल है। अरहर, मक्का, धान। और इसी में अगर आप चाहें तो गन्ना और कपास भी जोड़ सकते हैं। ये सब हमारी किसकी फसलें हैं, ये सब हमारी रबी की फसलें हैं दोस्तों, ठीक है। ये सब कैसी हमारी हैं, ये सब हमारी रबी की फसलें हैं। जबकि चना, कैसे चना हमारा कैसा है, तो वो रबी की फसल है, ठीक है। खरीफ की फसल की बात करें तो अरहर, मक्का और धान ये सब कैसी है, खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 की बात करेंगे और कूट दिया है इसमें, ठीक है। तो कूट को सॉल्व करना है। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान ये कब आया था दोस्तों? तो 90 की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 96 की बात चलिए यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। तो कब आया था? 2001 में आया था, ठीक है। कब आया था ये? 2001 में आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साक्षर भारत मिशन, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है, ठीक है। साक्षर भारत मिशन ये कब आया था? ये 2009 में आया था, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो 1987 में आया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन तो 1988 में आया था, ठीक है। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा बताइए? पहले का आपका 3 है, ठीक है, तो ये आ रहा है। दूसरा बी का कौन सा है? 4th है। सी का कौन सा आ रहा है? देखिए दोस्तों, पहला आ रहा है, डी का दूसरा आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट कूट आ रहा है, ठीक है। चलिए तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट डाटा है आपका। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करेंगे। संगम योजना का उद्देश्य क्या है? संगम योजना का उद्देश्य क्या है? शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था, नदियों की सफाई, सांप्रदायिक सद्भाव में बढ़ोतरी, विकलांगों की सहायता, ठीक है। तो 97 में संगम योजना हमारी है, तो दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, विकलांगों की सहायता से रिलेटेड है वो, ठीक है। और ये योजना कब चली थी? तो 15 अगस्त 1996 को चली थी। 15 अगस्त 1996 में योजना चलाई थी, ठीक है, सरकार ने विकलांगों के कल्याण के लिए, ठीक है। इस योजना का नाम क्या था हमारा? संगम योजना थी, ठीक है। और इसके तहत हम क्या करते थे? 15,000 रुपये तक का जो इकोनॉमिकल हेल्प है वो भी करते थे, ठीक है। तो इस योजना को हम संगम योजना बोलते हैं, जो विकलांगों की सहायता के लिए चलाई गई थी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है। दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से, महिला सशक्तिकरण से, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में गरीबी उन्मूलन से, ग्रामीण वृद्ध व्यक्तियों की खाद्य सुरक्षा से, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे अब 98 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे वर्ड अंत्योदय लगा है, लेकिन इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि ये योजना जो हमारी है वो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल से संबंधित है, ठीक है, कौशल से संबंधित है। यहाँ पे ग्रामीण एवं व्यक्तियों की खाद्य सुरक्षा से मत कर देना, यहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है आपका 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है, तो किससे संबंधित हो दोस्तों? तो ये योजना हमारी है वो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से संबंधित है, ठीक है। इसके माध्यम से क्या करना था? रोजगार उपलब्ध कराना था और गरीबी को क्या करना था? खत्म करना था, ठीक है। रोजगार उपलब्ध कराना था और गरीबी को खत्म करना था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो समाजवादी पेंशन योजना दोस्तों किसने शुरू की थी? तो अखिलेश यादव के टाइम पे शुरू की गई थी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उस समय शुरू की थी, उनकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने समाजवादी पेंशन योजना को शुरू किया था। तो ये कब हुई थी? तो ये 28 जनवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी, ठीक है।
कब हुई थी ये? 2014 को हुई थी, ठीक है, 28 जनवरी 2014 को शुरू की गई थी, ठीक है। और इस योजना में होता क्या था दोस्तों, तो ग्रामीण परिवारों को 500 रुपये मासिक पेंशन देने के लिए किया जाता था, और बाद में इसको क्या है 750 रुपये कर दिया जाता था, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको 500 रुपये मिलेंगे, बाद में आपको 750 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो ये 2014 की योजना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। तो ऑपरेशन ग्रीन योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था 1952, 1995, 2001, 2005, ठीक है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है 2001, ठीक है। तो ऑपरेशन ग्रीन जो हमारा वो कब शुरू हुआ था? 2001 में शुरू हुआ था, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन 1 जुलाई 2001 को शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट के जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।